नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का वापस से हमारे YouTube चैनल पे ऑक्सफोर्ड करियर सेंटर। मैं सुचिता वशिष्ठ, आपकी जनरल साइंस की टीचर, वापस से आ गई हूँ आपको साइंस के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कराने जो आपके सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ मैं। मेरा नाम है सुचिता वशिष्ठ। मैंने CDS, एफकेट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर करे हैं। मैं SSB रिकमेंडेड हूँ खुद CDS एंट्री से, भोपाल से। और अब मैं ऑक्सफोर्ड चैनल के माध्यम से आप लोगों को साइंस पढ़ा रही हूँ। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमारे इंस्टीट्यूट के बारे में। तो ऑक्सफोर्ड ना ही एक यूट्यूब चैनल होके ऑफलाइन इंस्टीट्यूट भी है, मतलब यहाँ बच्चे आके पढ़ते भी हैं। तो जिन लोगों को भी ऑफलाइन सुविधाएं चाहिए, क्योंकि जो टीचर्स आपको पढ़ा रहे ऑनलाइन वो ही आपको ऑफलाइन भी पढ़ाएंगे, तो जिनको यहाँ आके पढ़ना है वो यहाँ भी आ सकते हैं। रिकॉर्डिंग है ना, रिकॉर्ड है। तो जिनको यहाँ आके पढ़ना है वो यहाँ भी आके पढ़ सकते हैं। बहुत ही मिनिमल फीस है, सिर्फ 6,000 रुपए है, जिसमें आपका हॉस्टल फैसिलिटीज, आपका खाना पीना, आपका रहना, पढ़ाई सब कुछ इंक्लूडेड होगा। तो जिनको यहाँ आके पढ़ना है वो यहाँ भी आ सकते हैं। और इन्फॉर्मेशन जिसको लेनी है वो इन नंबर पे आप कांटेक्ट करना। आपकी बात होगी हमारे सर से। आप चाहे मॉडल टेस्ट पेपर लेना चाहो या इंस्टीट्यूट के बारे में जानकारी चाहो, आप इन नंबरों पे कॉल कर सकते हो। आपकी सारी क्वेरी सॉल्व कर दी जाएगी। अब बात करती हूँ मैं परीक्षा की। 22 अप्रैल आने वाली है, तो अब सबको बहुत बकअप हो जाओ, सब बहुत स्पीड में रिवीजन करो। अब ढीला नहीं पड़ना है बिल्कुल भी। मैं चाहती हूँ सबका सिलेक्शन हो जाए इसी बार ही। वापस इस सेम एग्जाम की तैयारी आप लोग ना करो, तो आप रिवीजन करो। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्ट सीरीज आप दीजिए, जितना टेस्ट सीरीज हो सकते हैं टेक्स्ट बुक ऐप पे दे दीजिए या क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए, कोई भी टेस्ट दीजिए। क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस का गेम है। अब आपका कॉन्फिडेंस अप होगा तो ही आपका अंदर ये आएगा कि हाँ मैं पेपर क्लियर कर सकता हूँ, अंदर से खुशी मिलेगी। तो आप टेस्ट सीरीज लगाओ, रिवीजन करो। अभी बुक से पढ़ाई नहीं हो रही तो वीडियोस देखो। ये जो वीडियोस हम लेके आ रहे हैं ये अभी के लिए सबसे ज्यादा काम में आएंगी। आप सोते सोते वीडियो देखो, खाना खाते टाइम वीडियो देखो, कुछ भी कर रहे हो वीडियो चालू रहनी चाहिए। 2x स्पीड पे चला लो वीडियो को, 3-4 बार देखो ताकि वो सवाल आपको याद हो जाए। अगर किसी का लिखने का भी मन नहीं है, वैसे नोट्स बनाना अपने आप में सबसे अच्छा रहता है क्योंकि वो कभी भूलते नहीं हो। पर इन केस नोट्स नहीं बना पा रहे तो वीडियो रिपीट पे देखो, आपको सब कुछ याद हो जाएगा। अभी चल रहे थे हम साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। कल हमने 15 से 20 सवाल कर लिए थे, आज वहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो मैं एक बार देख लेती हूँ कमेंट बॉक्स। सबको जय हिंद, सबको गुड इवनिंग। जल्दी से शेयर करो सेशन, जितना शेयर कर सकते हो, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहां पे शेयर करना है ग्रुप्स में शेयर करो। और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को क्लास में लेके आओ, क्योंकि सबको खींच के रखना है, अपने खुद को भी अपने दोस्तों को भी। ठीक है, ये सवाल कर रहे थे। सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी बीमारी पर काबू पा लिया गया है? आपके टीबी की बीमारी पे, कैंसर पर, जोड़ों के डिसऑर्डर पर या मस्तिष्क के डिसऑर्डर पर? तो कैंसर तो वैसे ही अपने आप में कैंसिल हो जाएगा क्योंकि कैंसर का तो इलाज अभी कोई है नहीं। तो बात करते हैं, सब जवाब दो कमेंट बॉक्स में, जल्दी से सबके जवाब। तो इसका जवाब रहेगा आपका टीबी। आपका टीबी, आपका ट्यूबरक्लोसिस, टीबी की बीमारी पे आपका फाइनली काबू पा लिया गया है। तो अब ऐसा नहीं है अगर किसी को टीबी हो जाए तो उसका इलाज है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न इसी से जो निकलेगा कि टीबी किससे होता है? आपका जो टीबी होता है वो आपका होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस आपका माइक्रो बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से आपका टीबी फैलता है। बात करें कैंसर की, तो कैंसर से मिलता जुलता एक सवाल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कौन से तत्व है जो आपके कैंसर के इलाज में काम आते हैं? आपके कोबाल्ट और आपके
फॉस्फोरस। फॉस्फोरस मेनली आपके हड्डियों के कैंसर के काम में आता है। और टीबी के बारे में एक और जानकारी कि ये हवा से फैलने वाली बीमारी है, ये एयरबॉर्न डिजीज है आपकी, जो हवा से आपकी फैलती है। और इसकी वैक्सीन का नाम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, टीबी की वैक्सीन का नाम बीसीजी। आपके बीसीजी फुल फॉर्म जरूरी नहीं है याद करना, बीसीजी याद रखो, आपका बीसीजी वैक्सीन है जो टीबी में आपके लगाया जाता है। चलते अगले सवाल पे। आलू क्या है, बहुत बार कर चुके हैं ये तो। जड़ है, तना है, फल है, क्या बीज है? अब ये उन सवालों में से है जो कि आप गलत करना चाहिए ही नहीं, क्योंकि ये सब सही करेंगे, आपका गलत हो गया तो आपके नंबर जाएंगे। तो सबके जवाब कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो इसका जवाब क्या रहेगा आपका? तना। आलू क्या है? एक तना है। ठीक है, चलते अगले सवाल पे। प्राकृतिक कीटनाशक एजाड्रिक्टोन प्राप्त होता है किससे? आपका तंबाकू से, आपका नीम से, आम से, या पपीता से? जल्दी से सबके जवाब कमेंट बॉक्स में। आपका प्राकृतिक कीटनाशक एजाड्रिक्टिन प्राप्त किससे होता है? इनफैक्ट ये नाम भी है उसका, केमिकल नेम, रासायनिक नाम। जल्दी से सबके जवाब कमेंट बॉक्स में। तो इसका जवाब रहेगा आपका नीम। आपका नीम में आपका ये कीटनाशक, एंटीबायोटिक जिसको बोल सकते हो, वो रहता है। अब नीम में आप, नीम जो पेड़ है उसकी क्या क्या चीजें काम में ले सकते हो? हाँ, उसकी 3 चीजें काम में ली जा सकती है, उसकी पत्तियां, उसके बीज और उसकी छाल, बार्क। उसकी पत्तियां, बीज और उसकी छाल, बार्क आप काम में ले सकते हो। इसका केमिकल नेम क्या रहेगा आपका? हाँ यही है, इसके आगे इंडिका लगा देना बस। ये है इसका आपका केमिकल नेम नीम का। ठीक है, हाँ इंडिका। चलते अगले सवाल पे। चेचक की वैक्सीन को सर्वप्रथम तैयार किया था किसने? आपकी लुईस पास्चर ने, डॉक्टर जेनर ने, लिस्टर ने, या सॉल्क ने? किसने किया था? सबके जवाब कमेंट बॉक्स में। जल्दी से शेयर करो सेशन जितना हो सकता है। ठीक है, इसका जवाब क्या रहेगा आपका? जेनर। आपके एडवर्ड जेनर ने आपके चेचक की वैक्सीन की सर्वप्रथम तैयार किया था। अब आपके स्मॉल पॉक्स जो है बीमारी, वो फैलती किससे, कौन से विषाणु से फैलती है? जल्दी, जिसको पता है जवाब कमेंट बॉक्स में। क्या है उस विषाणु का नाम जिससे आपका स्मॉल पॉक्स फैलता है? वायरोला। याद है? वेरियोला, वेरियोला, वायरोला है वैसे। हाँ ठीक है, हाँ आपका वायरोला विषाणु है, ठीक है, जिससे आपका स्मॉल पॉक्स फैलता है। ठीक है, हिंदी में प्रोनाउंसिएशन अलग हुआ पर इंग्लिश में ठीक है ये। और अब बात हुई है लुईस पास्चर की, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। इन्होंने किसकी वैक्सीन बनाई थी? आपके रेबीज की। आपकी रेबीज की वैक्सीन आपकी लुईस पास्चर ने बनाई थी, और एक पास्चराइजेशन भी इन्होंने ही चालू किया था। चलते अगले सवाल पे। एंटीबायोटिक होती है क्या? ये तो मतलब बहुत, जिसने कुछ पढ़ाई भी नहीं करी जिंदगी में उसको भी पता होना चाहिए। तो पौधे हैं, या दवाई है, सिरप्स है, या टॉक्सिन्स है? टॉक्सिन्स तो जहर होता है, टॉक्सिन्स। जल्दी सबके जवाब कमेंट बॉक्स में। एंटीबायोटिक क्या होती है आपकी? पौधे, दवाई, सिरप, या आपके टॉक्सिन्स? तो इसका बहुत ही इजी जवाब है आपके दवाइयाँ। आपके एंटीबायोटिक क्या होती है? आपके मेडिसिन होती है, आपके ड्रग्स, मेडिसिनल ड्रग्स होते हैं। अब एंटीबायोटिक की बात आती है तो एक आना चाहिए आपके दिमाग में, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन आना चाहिए, क्योंकि बहुत बार आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है पेनिसिलिन के बारे में। क्योंकि पेनिसिलिन भी एक क्या है? एंटीबायोटिक है, जिसको किसने डिस्कवर किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने।
ठीक है। और क्या है आपका पेनिसिलिन, मतलब कहाँ से बया था? कवक से, फंगाई से आपका बनाया गया था। स्पाइरो वगैरह कुछ है यार। निम्नलिखित में कौन दूध को दही बनाता है? आपका खमीर, आपका लैक्टोबैसिलस, आपका राइजोपस और राइजोबियम। क्या बनाता है? जल्दी सबके जवाब कमेंट बॉक्स में। और जिसको जवाब आ जाए वो मुझे ये भी बताना राइजोबियम क्या करता है। बहुत बार क्लास में मैं जिक्र कर चुकी हूँ राइजोबियम का, सब बताएंगे। तो इसका जवाब होगा आपका लैक्टोबैसिलस, आपका दूध को दही के बनाने में दही बनाता है। ठीक है। अब मुझे बताओ आपका राइजोबियम, राइजोबियम किस में आता है काम में? हाँ, पौधों को नाइट्रोजन प्राप्त करवाने में काम आता है। और कौन से पौधे होते हैं? आपके फलहारी पौधे, आपके लेग्यूमिनस प्लांट, जिनमें आपकी गुठलियां होती है, वो वाले पौधे मेनली। अब दूध की बात आई है तो दूध का प्रोटीन क्या रहेगा आपका? हाँ, दूध का प्रोटीन क्या रहेगा आपका? कैसीन। ठीक है। और कैफीन क्या है? कैफीन की बात आती है तो किस में आएगा? कॉफी। आपका कॉफी में कैसीन और आपका दूध में क्या प्रोटीन रहेगा आपका? कैसीन। अब एक और सवाल बनेगा आपका बहुत जरूरी, कि जो दूध से क्रीम निकाली जाती है, हाँ हाँ, उस प्रोसेस का नाम क्या है? जब आपकी मिल्क से आपकी क्रीम को सेपरेट किया जाता है, वो आपके कौन से प्रोसेस पे है, उसका नाम क्या है आपका? हाँ हाँ, आपका है अप अपकेंद्रीय, जिसको आप सेंट्रीफ्यूगेशन भी बोलते हो, अपकेंद्रीय जिसको सेंट्रीफ्यूगेशन भी बोला जाता है, जिससे आपका दूध और क्रीम अलग होती है। ठीक है। और पाश्चराइजेशन का मैंने बताया था, लुईस पाश्चर ने करा था, पर ये करता क्या है? क्या होता है पाश्चराइजेशन में? हुँ? नहीं नहीं। हाँ, हाँ, आपके बैक्टीरिया, जो आपके जीवाणु होते हैं और आपके हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं, उनको क्या कर देता है? वो मार देता है, किल कर देता है इस प्रोसेस में। चलते हैं अगले सवाल पे। इन्फ्लुएंजा H1N1 को अधिक प्रचलित रूप में जाना जाता है क्या? आई थी ये बीमारी और उस टाइम बड़ी बैंड बज गई थी सबकी, स्कूल में हुआ करते थे हम तो। आपका मैंडकाउ डिजीज, स्वाइन फ्लू, कॉमन फ्लू या रेबीज? N5। ठीक है, सबके जवाब कमेंट बॉक्स में। इन्फ्लुएंजा H1N1 को किसने फेमस करा था और ज्यादा, क्या प्रचलित रूप से नाम से जाना जाता है ये? सुपर। ठीक है, इसका जवाब क्या रहेगा आपका? स्वाइन फ्लू। ठीक है। स्वाइन किसको बोलते हैं? पिग्स को। पर क्या ये प्रूव हो गया था कि ये पिग से आई थी बीमारी? जैसे कोरोना के लिए बोला जाता है चमगादड़ से आई थी, वैसे ही। ठीक है। अब स्वाइन फ्लू जब आया था तो इसके लिए एक दवाई दी जाती थी जो कि बहुत फेमस है, जो कि इसका ही क्योर माना जाता है, इसकी दवाई मानी जाती है। उसका नाम पूछा जा सकता है, जिसको नाम पता है उसका नाम कमेंट बॉक्स में, कि इसकी दवाई का नाम क्या था। ऑप्शन नहीं, ऐसे ही बताओ, जिसको आता है वो ऐसे ही बताओ कि इसकी दवाई का क्या नाम था। ठीक है, इसकी दवाई का नाम भी बताओ और इसकी वैक्सीन का नाम भी बताओ, दोनों का नाम बताओ स्वाइन फ्लू की। तो इसका दवाई का नाम था टेमी फ्लू। क्या था? टेमी फ्लू था इसका दवाई का नाम। और इसकी वैक्सीन का क्या नाम था? फ्लू शॉट। फ्लू शॉट था इसकी वैक्सीन का नाम। ठीक है, चलते अगले सवाल पे। रडार का आविष्कारक कौन था? आविष्कारक भी बताएंगे और इसका फुल फॉर्म भी बताएंगे रडार का। रडार का आविष्कारक कौन था और इसका फुल फॉर्म भी बताना है। जल्दी सबके जवाब कमेंट बॉक्स में, और सेशन को आप शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ ग्रुप में। क्या है सी ऑप्शन? नहीं नहीं, बताओ। हाँ, इसका जवाब क्या रहेगा आपका? रॉबर्ट वॉटसन आपका रडार के आविष्कारक है। वैसे मतलब कोई एक इंसान नहीं बनाता, पर अपन उसी को जानते जो उसने एक लेवल पे लेके जाता है उसको। तो वो कौन थे ये?
रॉबर्ट वॉटसन ही थे। इसका फुल फॉर्म बताओ, इसको क्या कहेंगे रेडार को? ये होता है वैसे, ये अगर आएगा आपके परीक्षा में तो ये आएगा कि इसका फुल फॉर्म बताओ, तो इंग्लिश में ही बताना पड़ेगा आपको। रेडार का पता है जिसको कमेंट बॉक्स में बताएगा वो क्या होगा। हिंदी में नहीं आएगा आपका, इंग्लिश में ही आएगा। रेडार का फुल फॉर्म क्या होता है आपका? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। थोड़ा सा डिफिकल्ट है पर आपका रहेगा ये। रेडियो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। आपका रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग आपका रहेगा आपका रडार का फुल फॉर्म। ऐसे ही सेम एक सोनार भी है। सोनार किसमें क्या किसके काम में आता है? हम्म, हाँ, आपके जो भी आपके सबमरीन, आपके समुद्री जहाज होते हैं, पनडुब्बी होती है, वो कैसे पता लगाती है कि आगे क्या है? वही सोनार भेजती है, वो टकरा के वापस से आता है, और कितनी देरी में आया उससे पता चलता है उसकी दूरी, और कितनी इंटेंसिटी से वापस आया उससे पता चलता है कि कितना विशाल कायक है जो भी चीज आपके सामने है। तो अगर ये नहीं होता तो बहुत ज्यादा आपके डिफिकल्टी आती, मुश्किलें आती है आपके पानी में ट्रैवल करने में। तो सोनार का फुल फॉर्म क्या है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ये सेम रहेगा, बस यहाँ पे क्या आ जाएगा? साउंड नेविगेशन। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। रेडार का रहेगा रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ये याद करो, थोड़ा आ सकता है। सोनार की खोज यार एक ने नहीं करी, काफी सारे लोग थे। हाँ, मनुष्य में एप्लोटोक्सिन खाद विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन से अंग प्रभावित होता है? आपका हृदय, फेफड़ा, यकृत, कौन सा होता है? सबके जवाब कमेंट बॉक्स में। मनुष्य में एप्लोटॉक्सिन खाद विख्यातन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है आपका? आपका हार्ट होता है, हृदय होता है, फेफड़े, आपका लिवर, क्या होता है? जल्दी सबके जवाब कमेंट बॉक्स में बताओ। लिवर, आपका यकृत, आपका लिवर, आपका इससे प्रभावित आपका सबसे ज्यादा होता है। लिवर की बात आ गई तो लिवर के बारे में कुछ जानकारियां। सबसे आपकी बड़ी ग्रंथि है ये शरीर में आपका लिवर, ठीक है। लिवर किसकी आपकी क्या बनाता है? लिवर आपका पित्तरस, बाइल जूस आपका ये बनाता है। बाइल जूस में अगर पीलापन ज्यादा हो गया, पहली बात तो पीलापन किसकी वजह से होता है? बिलुरुबिन की वजह से। और अगर बिलुरुबिन की मात्रा आपके ज्यादा हो गई तो आपको कौन सी बीमारी हो जाएगी? पीलिया, आपको हो जाएगा जॉन्डिस। तो आपका लिवर बनाता है पित्त, और पित्त आपका बाइल जूस आपके किसके पाचन में काम आता है? आपके फैट्स के, आपके वसा को तोड़ने में आपके क्या काम आता है? आपके बाइल जूस, ठीक है। सबसे बड़ी ग्रंथि की बात आ गई तो सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है आपकी? सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि, आपके पिट्यूटरी ग्लैंड, आपके पीयूष ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि है, जो कि आपके कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में। एक बात लिवर के बारे में कि लिवर आपके शरीर का वो अंग है जो खुद से आपके वापस से बढ़ सकता है, सही हो सकता है। पर अगर आप ज्यादा मात्रा में अल्कोहल ले रहे हैं तो एक टाइम आएगा कि वो बढ़ना भी बंद हो जाएगा। उसको कौन सी बीमारी बोलते हैं? आपके लिवर साइरोसिस, ठीक है, जिससे आपके खराब हो जाता है आपका लिवर। नहीं लेना, थोड़ी मात्रा में भी नहीं लेना। जब बन जाओ फौजी, आगे जाओ, तब देखना। हाँ। निम्नलिखित में देखो, रिपीट हो रहे क्वेश्चन ना। हम्म, ठीक।
निम्नलिखित में किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? आपकी विटामिन B6, B2, B1 या विटामिन B12? किस में आपका कोबाल्ट पाया जाता है? सबके जवाब कमेंट बॉक्स में। कौन से विटामिन में आपकी कोबाल्ट की मात्रा होती है? B6, B2, B1 या B12? सॉरी, तो इसका जवाब क्या रहेगा आपका? B12। आपकी B12 में आपका कोबाल्ट पाया जाता है। अब इसका रासायनिक नाम, केमिकल नेम आपका B12 का थोड़ा सा हार्ड है, क्योंकि बी में बहुत सारे बी आ जाते हैं आपके, 1, 2, 3, 5, 6, 7 और 12। ठीक है, तो बताओ, ये सारे आपके विटामिन बी के हैं हिस्से, 8 विटामिन आते हैं आपके बी में, तो सबका नाम मुश्किल है, पर विटामिन B12 का रखना थोड़ा जरूरी है। क्या होगा इसका? जिसको पता है उसका जवाब कमेंट बॉक्स में। यहाँ पे पता है किसी को? हाँ, देख के नहीं, बिना देखे किसको पता है? कब आएगा सिर्फ? हाँ, साइनो, हाँ, नहीं नहीं, साइनो कोबाल अमीन। ठीक है, ये आपका नाम है, थोड़ा सा देख लेना, कोबाल टाइप आएगा तो आपके वो हो जाएगा विटामिन B12 का आपका। आपके यार ये खून से रिलेटेड है चीज। नहीं नहीं, सही है, ये तो होना चाहिए, कमी होती है सबके शरीर में बहुत ज्यादा। हाँ, विटामिन ए का क्या है रासायनिक नाम आपके? रेटिनॉल। ये तो फेमस है, इनके तो याद रखना ही है। विटामिन ए का आपका रहेगा रेटिनॉल। विटामिन ए से आपकी आंखों पे पूरा असर पड़ता है। ठीक है, आपको गाजर गाजर खाओगे तो उसमें आपको विटामिन ए मिलेगा। विटामिन सी की मैं बात करूं तो उसका क्या नाम है आपका? एस्कॉर्बिक अम्ल आपका उसका नाम है। और विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी हो जाएगी आपको? स्कर्वी। विटामिन बी से बेरी। ठीक है, विटामिन डी किससे मिलता है आपको? सूरज से। ठीक है, और आपका बेटा विटामिन के किसके काम आता है आपके? हाँ, आपके रक्त को ब्लड क्लॉटिंग में काम आता है, और आपके पालक से आपको मिलता है। एक बात विटामिन बी और विटामिन सी के बारे में, ये आपके पानी में घुलनशील है। हाँ, पानी में घुलनशील है, ये आपके वसा फैट में नहीं घुलते हैं। बाकी के जो बच्चे हैं आपके ए, डी, ई, के, हाँ, ये आपके किस में है? आपके फैट में घुलनशील है, या आपके वसा में घुलते हैं, और ये आपके किस में? पानी में घुल जाते हैं। चलते अगले सवाल पे। इनमें से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है? आपका स्पेरोमीटर, एनीमोमीटर, आपका स्पायरोगायरोमीटर, या फिर एमीटर है ये? जल्दी से इसका जवाब कमेंट बॉक्स में। फिर ये आ गया ना, इसको कैसे हटाऊं? ठीक है, इसका बताओ सब जवाब कमेंट बॉक्स में, कि ब्लड प्रेशर को नापने की मशीन को, यंत्र को क्या बोला जाता है? हाँ, इसका जवाब क्या है आपका? आपका स्पाइगो मोनोमीटर। अब मुझे बताओ, एमीटर किसके काम आता है? इसे क्या नापते हो आप? विद्युत धारा। आपके विद्युत धारा आपके किससे नापी जाती है? आपके एमीटर से। आपका करंट फ्लो आपके एमीटर से नापा जाता है। स्पेरोमीटर पता है किसी को? स्पेरोमीटर किसके काम आता है? धड़कन नहीं, ये अलग है, शरीर से अलग है आपका। स्पेरोस्फीयर से कुछ याद करो, किसी को आ रहा है तो। आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर नापा जाता है, आपका मैथ्स का ये अलग है थोड़ा। ठीक है, आपके जो गोला होता है उसका रेडियस वो होता है। ठीक है, ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। एनीमोमीटर आपका वो भी अलग है। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? आपका यूरेनियम, लोहा, तांबा या एल्यूमिनियम? आपका करंट बनाने के लिए आपकी कौन सा मेटल का यूज किया जाता है? यूरेनियम का, लोहे का, तांबे का या एल्यूमिनियम का? बहुत आसान सवाल है। हाँ, आपका सही जवाब क्या है इसका? यूरेनियम। आपका यूरेनियम आपके धातु है जिसका आप काम में लेते हो विद्युत बनाने में। अब यूरेनियम 235 की अगर मैं बात करूं,
तो ये किस में काम आती है आपके? हाँ, आपके फिजन में आपके काम आती है, नाभिकीय में आपके काम आती है, न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने में। फिजन आपका क्या हो जाएगा? आपके एक चीज से आपके चीजें और तोड़ी जा रही है। एक आपके परमाणु से आपके दो परमाणु न्यूक्लियाई बन रहे हैं, दो से चार बन रहे हैं। यही तो होता है जब आपके एटॉमिक बम फटता है तो क्या होता है? वो एक होता है, फिर वो फटता है तो उसके छर्रे अलग अलग जगह जाके लगते हैं, उन्हीं से तो नुकसान होता है। तो आपके फिजन में क्या रहेगा? आपके टूटेंगी चीजें। एक यूरेनियम की बात होती है 238। हाँ, 238 क्या होगा? आपके जो चट्टाने हैं, आपके बड़े बड़े पर्वत है, पुराने पर्वत है, उनकी आयु निर्धारित करने के काम आता है आपका यूरेनियम 238। और 235 आपके न्यूक्लियर में। यूरेनियम की बात एक और है कि आपके प्राकृतिक सबसे भारी तत्व क्या है? आपका यूरेनियम ही है, आपका सबसे भारी ये है, ठीक है। और हल्का कौन सा है? क्या? पता करो, ठीक है। और सबसे ज्यादा पाई जाने वाली एल्यूमिनियम। सबसे ज्यादा पाई जाने वाली क्या है आपके? एल्यूमिनियम। सबसे हल्की मैं आपकी बोलूं गैस, सब में से मेटल नॉन मेटल आपके सब में से हाइड्रोजन। हाइड्रोजन रहेगी आपकी सबसे हल्की गैस, ठीक है। आपके लोहे की बात कर लूं मैं, तो लोहे का एक अयस्क आपका सबसे महत्वपूर्ण अयस्क, सबसे महत्वपूर्ण और क्या है आपके? मैग्नेटाइट, सेडराइट, ये है। एक मैग्नेसाइट भी है, एक मैग्नेटाइट है जो कि आपके लोहे की है, एक मैग्नेसाइट है, हाँ, जो मैग्नीज का है। कंफ्यूज नहीं होना, मैग्नेसाइट आपका मैग्नीज का है, मैग्नेटाइट आपका किसका है? आपका लोहे का है। लोहे की वस्तु पे जंग लग जाएगी और आपका हाथ कट जाएगा, कुछ भी कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? आपको टिटनेस का इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा, नहीं तो टिटनेस का आपका वायरस आपके फैल सकता है। और अगर आपको लोहे का सामान बचाना है जंग से, तो आप क्या कर सकते हो उस पे? हाँ, आप गैल्वेनाइजेशन करो या लेपन करो, उस पे जिंक लगा दो। उस पे जिंक की परत आप लगा दोगे लोहे पे, तो आपका लोहा बच जाएगा जंग लगने से। जो आपकी ये शिप्स होती है, जहाज होते हैं पानी में जो चलते हैं, उन पे यही प्रक्रिया करी जाती है ताकि उन पे जंग ना लगे, क्योंकि वो तो पूरे टाइम क्या रहते हैं? पानी में रहते हैं। फिर भी एक टाइम आने के बाद जंग लग जाती है। तो जहां जहां भी आपका लोहा है वहां पे कर सकते हो। एक बार इंफॉर्मेशन देख लो, हमारी इंस्टीट्यूट के बारे में है। आपको कोई भी मॉक पेपर चाहिए, कोई स्टडी मटेरियल चाहिए, पढ़ना है, तो आप इन नंबर पे कॉल करो, ठीक है। बहुत छोटा सा अमाउंट लिया जाएगा, आपको स्टडी मटेरियल दे दिया जाएगा। और ऑफलाइन क्लासेस के बारे में, कि आपके हमारे यहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस भी चलती हैं, मतलब बच्चे हमारे सामने बैठे हैं अभी भी जिनको मैं पढ़ा रही हूँ, तो जिनको ऑफलाइन क्लास लेनी है वो आप यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। आपको हॉस्टल सुविधा दी जाएगी, खाना पीना सब यहीं रहेगा, सिर्फ 6000 में रहेगा। और अगर किसी बच्चे को थोड़ी और हेल्प चाहिए तो वो बात कर सकता है हमारे सर से, डिस्काउंट का सर से बात वो कर सकता है। और बहुत मिनिमल प्राइस है ये, आप ज्वाइन करो जिसको ऑफलाइन लेना है, और जिसको ऑनलाइन लेना है वो ऑनलाइन जुड़ो। ये नंबर आप स्क्रीनशॉट ले लो, जिसको लेना है आप इन पे कॉल कर सकते हो, आपकी हेल्प करी जाएगी। चलते हैं अगले सवाल पे। आपके लोलक की काल विधि होगा वैसे तो, क्या है? आपके द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करती है, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, समय के ऊपर निर्भर करती है, या ताप क्रम के ऊपर निर्भर करती है? लोलक क्या हो जाएगा आपका? पेंडुलम। पेंडुलम हो जाएगा। तो पेंडुलम का टाइम पीरियड किस पे आपका डिपेंड करता है कि वो कब तक आपका घूमता रहेगा? घूमता रहेगा। जल्दी सबके जवाब कमेंट बॉक्स में। आपका लोलक हो जाएगा आपका पेंडुलम, तो इसका जवाब रहेगा आपका लंबाई पे। उसकी लंबाई पे डिपेंड करेगा कि उसका टाइम क्या रहता है, ठीक है। आपके टू एंड फ्रो मोशन करता है, यहां जाता है, बीच में आता है, फिर वापस यहां जाता है, फिर यहां आएगा, फिर यहां आएगा, फिर यहां आएगा। और ये दूरी और ये दूरी रहती है वो हमेशा क्या रहेगी? आपके बराबर रहेगी। ऐसे नहीं है यहाँ पे तो 10 सेकंड में आ रहा है और यहाँ से 2 सेकंड में आ रहा है, नहीं, समान रहेगा आपका टाइम और आपकी दूरी क्या रहेगी? समान रहेगी, ठीक है। अगर मैं इसको वैक्यूम में ले जाऊं जहां पे हवा नहीं है तो क्या होगा?
जहाँ पे हवा नहीं है, स्पेस में ले गई मैं इसको, बाहर ले गई धरती के, तो क्या होगा इसका? चलता ही रहेगा फिर, रुकेगा नहीं। हाँ। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? हाँ, आपके जो कंपास हो गया, उसमें आपके जो मैग्नेटिक नीडल रहती है, चुंबकीय सुई रहती है, वो हमेशा किस तरफ आपका बताती है? पूरब। भाई आर्मी में जा रहे हो तुम लोग, ये सवाल तो तुमको आना ही चाहिए। कैसे पता करोगे जंगल में रास्ता? कंपास से ही करोगे? क्या रहेगा इसका जवाब? पूरब, पश्चिम, उत्तर या आकाश? आकाश तो मतलब होएगा ही नहीं, ठीक है। इसका जवाब रहेगा आपका उत्तर, नॉर्थ। आपका हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में आपके जो आपकी चुंबकीय सुई है वो आपके हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में आपका पॉइंट आउट करेगी, जिससे आपको पता चल जाएगा कि सूरज इधर, अगर नॉर्थ इधर है तो सूरज कहाँ से उगेगा, किधर जाना है। ये सब चीजें जब आप आर्मी में चले जाओगे तो आपको टेक्निकल वॉरफेयर की ट्रेनिंग दी जाएगी, उसमें सब सिखाया जाएगा, क्योंकि मैप तो होगा नहीं, ऐसे ही रास्ता ढूंढना है। चलता है अगले सवाल पे। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? आपके तांबे के तार को गर्म करके, तंतु को गर्म करके, परमाणु को उद्लेलित करके, या अणुओं को दलित करके? सबके जवाब कमेंट बॉक्स में जल्दी। तंतु होता है आपका फाइबर, जिसको नहीं पता फाइबर होता है, ठीक है, फाइबर रहेगा ये तंतु। क्या जवाब रहेगा इसका? श्वेत प्रकाश, व्हाइट लाइट आपके ट्यूब में कैसे पैदा होगी? हाँ, आपका बी ऑप्शन, आपका तंतु को गर्म करके आपके फाइबर को गर्म कर देंगे तो आपके व्हाइट लाइट, आपके श्वेत प्रकाश आपके ट्यूब में उत्पन्न हो जाएगा। चलो अगले सवाल पे। महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे होती है? आपके भूकंप से होगी, सूर्य से होगी, तारों से होगी, या चंद्रमा से होगी? चंद्रमा मत देना जवाब, ठीक है। बताओ महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे होती है? सबके जवाब कमेंट बॉक्स में। आप लोग जब ये टेस्ट दे रहे हैं तो आप अपने आप को मार्क्स भी दिया करो कि आज मैंने 20 में से कितना स्कोर किया। यही आपका मेरा उद्देश्य है कि मैं यहाँ पे YouTube वीडियो के द्वारा एमसीक्यूज लेके आ रही हूँ। आप ट्राई करो, आप जवाब दो, अपने आप को मार्क्स दो कि मैं कितना मार्क्स कर रहा हूँ। अगर चलो इसका जवाब नहीं दे पाए तो आपको पता चल जाएगा भूकंप में मैं कमजोर हूँ, तो मैं जाके भूकंप की पढ़ाई करूंगा, अर्थक्वेक के बारे में पढ़ूंगा, ताकि मुझे पता चल जाए। खुद आप पता लगाने लग जाओगे कि मेरी कमजोरी कहाँ पे और मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट कहाँ पे है। और एक और बात, अगर अब जाके आप लोगों को लग रहा है कि यार मेरी जीके बहुत वीक है और मेरी मैथ्स बहुत स्ट्रांग है, तो आप मैथ्स को और ज्यादा टाइम दो, जीके को भी टाइम दो। ऐसा नहीं करना कि आपको नहीं आ रहा मैथ्स में एक सवाल, परसेंटेज नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा, तो आप बस उसी पे लगे पड़े हो। अब वो टाइम नहीं है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ो, थोड़ा स्पीड करो। जो टॉपिक नहीं आ रहे आप उनको अलग से उनकी वीडियोस देखो, हमारी वीडियोस देखो, ताकि आपके वो क्लियर हो जाए। पर ऐसा नहीं उसको लेके नहीं बैठना कि याद करके रहूंगा आज मैं 24 घंटे में, बस मैं भूकंप ही पढ़ूंगा, ये नहीं करना। कई बार नहीं समझ आता, कई बार किताब खुली रहती नहीं समझ आता, गाने सुन लो 5-10 मिनट, वापस से चालू करो, सो जाओ या फिर पावर नैप ले लो 1 आधे घंटे की, फिर वापस से पढ़ाई चालू कर लो। पर ये मत करो कि मैं लेके बैठा हूँ 24 घंटे किताब पर मेरे दिमाग में कुछ जा नहीं रहा, क्योंकि ये होता है जब एग्जाम पास में आता है। तो इसका जवाब महासागर की ऊंची जल तरंगे कैसे होती है? आपकी भूकंप से, आपके अर्थक्वेक से। भूकंप को, भूकंप की तीव्रता अभी थोड़ा अलग है, इसका मैग्नीट्यूड, ये तीव्रता क्या मेजर करता है आपका? ऑप्शन नहीं दूँ मतलब मैग्नीट्यूड क्या बताता है, नंबर क्या बताता है, कौन सी स्केल बताती है नंबर? अरे रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल आपका बताता है कितनी तीव्रता तीव्रता है उसकी, कितना मैग्नीट्यूड है। 1 से 10 अंकों पे उसका अंक क्या है, आपका क्या बताता है? रिक्टर स्केल, ठीक है। आपका रिक्टर स्केल बताएगा उसकी तीव्रता, 1 से 10 अंकों में वो कितना अंक है। अब एक और नाम आता है दिमाग में, सिस्मोग्राफ। अब सिस्मोग्राफ क्या बताता है? भूकंप भी बताता है, पर क्या बताता है भूकंप में? जैसे ये मैग्नीट्यूड बता रहा है, ये तीव्रता बता रहा है, तो सिस्मोग्राफ क्या बताएगा? हाँ, वो आपको क्या बताएगा? जो सतह पे आपकी तरंगे आ रही है ना, वो उनको रिकॉर्ड करता है। जैसे कि ऐसे 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 ऐसे, कि अभी तेज आया फिर कम आया,
तो जो सतह पे आपकी तरंगे आएगी भूकंप की, उनको रिकॉर्ड क्या करेगा? आपका सिस्मोग्राफ। पर वो नहीं, ये नहीं बताएगा कि नंबर क्या है, नंबर क्या बताएगा आपका? रिक्टर स्केल ही बताएगा। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। हो गया क्या? हो गया। ठीक है, आज इतने ही सवाल है और कल आपको वापस से ज्वाइन करना है सेशन। 7 से 8 का टाइम है। आप शेयर कीजिए और जो आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताई मैंने, जैसे रिक्टर स्केल हो गया या सभी सवालों में मैं आपको एक्स्ट्रा चीजें बताती हूँ, तो वो सिर्फ मैं फालतू नहीं बताती हूँ, वो आपके पिछले सवालों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए होते हैं, तो वो मैं आपको जानकारी देती हूँ। उनको लिखो, स्क्रीनशॉट लो, जो भी करना है करो। पर ऐसा नहीं है एक क्वेश्चन कराया तो 20 क्वेश्चन, ये नहीं, 20 से आपके 40-80 सवाल भी बन सकते हैं। तो आप ज्वाइन करो सेशन को, शेयर करो, रिमाइंडर डालो, मिस नहीं करो क्लास, रिवीजन करो, अच्छा खाना लो, अच्छे से नींद लो। ऐसे नहीं 24 घंटे पढ़ूंगा मैं, तो नहीं पढ़ पाओगे, कोई नहीं पढ़ पाता। आपकी अच्छे से पढ़ाई सिर्फ 6 से 7 घंटे ही होती है। उसके बाद आप क्या करो, रिवीजन उठा लो, वीडियो देख लो। तो अपने आप को ऐसी काल्पनिक उम्मीदें नहीं देनी है, काल्पनिक उम्मीदें ना दें, अपने आप को रखे धरती पे, जमीन पे, और वैसा सोचे, पॉजिटिव सोचे, नेगेटिव ना सोचे और डीमोटिवेट ना हो। जय हिंद, धन्यवाद।